नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। न चैन इधर है न चैन उधर है, न चैन महागठबंधन खेमे में है और न चैन एनडीए खेमे में है। क्योंकि आज जिस तरह से मतदाताओं ने अपना रुख दिखाया, उससे चौथे चरण के चुनाव में जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां नेताओं के सिट्टी पिट्टी गुम हो गए हैं। मतदाताओं ने जिस खामोशी से और जिस दिलेरी से मतदान किया, उससे होश उड़े हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन हुआ है, बिहार के 2 दिन का जो दौरा हुआ है, उससे एनडीए खेमे में जो ऊर्जा आई है, उसका भी असर आज के चुनाव में देखा गया। और आज जो चुनाव हुआ, उसमें मतदाताओं की जो गोलबंदी है, अंतिम समय में जिस तरह से दिखी, उससे ऐसा लगता है कि चुनाव का जो परिणाम है वो चौंकाने वाला है। क्योंकि आज जिन मतदाताओं ने जिन लोगों का फैसला किया है भाग्य का, वो बड़े बड़े दिग्गज हैं, अपने अपने इलाके के दिग्गज हैं और 2 तो केंद्र में मंत्री भी हैं। तो आज के चुनाव में क्या मतदाता जो पिछले 4 चरण के चुनाव से कुछ अलग मूड में दिखे, कैसा रहा आज का मन मिजाज? इन 5 क्षेत्रों में जहां जहां चुनाव हुआ, वहां मतदाताओं के रुख से नेताओं की क्या स्थिति है, किसको एज मिल रहा है, ये बातें आज हम करेंगे। और आज का वीडियो जो है वो एकदम खास है, इसलिए आप दिल थाम कर बैठ जाइए और देखते रहिए कि क्या होने वाला है। क्योंकि आज जिन क्षेत्रों में चुनाव हुआ, उसमें दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। आप जानते हैं, इन 5 लोकसभा क्षेत्रों से एक दिग्गज चुनावी मैदान में है। इसकी आज जो चुनाव हुआ, उसकी कुछ खास बातें हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले कि चौथा चरण में आज 5 सीटों पर मतदान हो गया। कुल मिलाकर 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में आज बंद हो गया। 51 पुरुष और 4 महिला कैंडिडेट इन 55 उम्मीदवारों में से शामिल हैं। 2 केंद्रीय मंत्री और 2 मौजूदा सांसद के भाग्य का फैसला जो है आज ईवीएम में बंद हुआ है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अब तक 4 चरणों में कुल 19 लोकसभा क्षेत्रों में बिहार में चुनाव संपन्न हो गया है। कहने का मतलब है कि 40 लोकसभा क्षेत्रों में से यदि 19 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव समाप्त हो गए हैं, तो इसका मतलब कि बिहार में आधा चुनाव समाप्त हो गया है। आधा क्षेत्र में बिहार के आधे क्षेत्र के लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। और इन मत के प्रयोग करने से जो इशारा मिला है, इसका नतीजा ये है कि बिहार के नेताओं के होश उड़े हुए हैं। क्योंकि कहीं भी लड़ाई आसान नहीं दिखती, हर जगह लड़ाई है और इस लड़ाई के पीछे अपने अपने पक्ष में गोलबंद मतदाता तो लगे ही हैं, चुप्पा मतदाता भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं इस चुनाव में। और वही इस चुनाव में असली तुरूप के इक्का साबित होंगे कि चुप्पा मतदाता क्या कर रहे हैं। तो चलिए, आज जो चुनाव हुआ है, आज जो मतदान हुआ है, उसमें जो जिनके भाग्य का फैसला होना है, उसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के किस्मत का फैसला आज होना है। इसके अलावे जो आलोक मेहता हैं, बड़े नेता हैं आरजेडी के, उनके भी किस्मत का फैसला आज हो चुका है, मतदाताओं ने कर दिया है। अब इसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को आपके सामने आएगा। लेकिन अब जरा हम लोग सीट वाइज बात कर लेते हैं कि आखिर आज जो मतदाता निकले अपने घरों से और बूथों तक पहुंचे और पहुंचकर अपने अपने नेताओं के पक्ष में मतदान किया, तो उसका जो ट्रेंड था वो क्या दिखा। जैसे दरभंगा में बात करें तो दरभंगा में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर गोपाल जी ठाकुर चुनावी मैदान में थे। पिछले बार भी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, निवर्तमान सांसद थे। उन पर कई आरोप थे
कि वो मतदाताओं के जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। पिछले 5 सालों में जो वादा गोपाल जी ठाकुर ने अपने लोगों से किया था वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं। दरभंगा एम्स का मामला लगातार उठते रहा है। इस मामले को लेकर भी विपक्षी उन पर हावी थे। यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर ललित यादव चुनावी मैदान में हैं। पिछले बार यहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनावी मैदान में थे आरजेडी प्रत्याशी के तौर में। तो इस बार लालू यादव ने दरभंगा में एक नया समीकरण और एक नया गेम करने का प्रयास किया और उसका थोड़ा असर भी दरभंगा में दिखा, क्योंकि यादव के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं में भी गोलबंदी दिखी और इस गोलबंदी का असर रहा कि ललित यादव अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़ते हुए देखे गए। दरभंगा शहरी क्षेत्र में जहां बीजेपी का पलड़ा भारी था, वहीं ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पे ललित यादव भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते देखे गए। गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में ब्राह्मण मतदाताओं के साथ साथ अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वर्ग वोट जाते हुए दिखा। इसके साथ साथ स्वर्ण मतदाताओं में एकजुटता दिखी। वैश्य मत भी गोपाल जी ठाकुर को के पक्ष में जाते हुए दिखे। हालांकि इन सभी वर्गों में गोपाल जी ठाकुर को लेकर आक्रोश था। एंटी इनकम्बेंसी दरभंगा में थी और लोगों के उम्मीद जितना था गोपाल जी ठाकुर उस पर उतने खड़े नहीं हुए। लेकिन यहाँ मोदी नाम का असर होते हुए दिखा और गोपाल और जो दरभंगा है इसके सियासी जमीन पर जो आज का चुनाव है, मतदाता अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते देखे गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दरभंगा, जहां का माछ और मखाना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उस दरभंगा में इस बार फिर से लड़ाई है तो आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई है और इसमें किसका पलड़ा भारी है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लड़ाई दरभंगा में बड़ी जबरदस्त है। जीत का अंतर उतना बड़ा नहीं रहेगा जितना पिछले बार था। कोई जीते कोई हारे, लेकिन अंतर मामूली रहने वाला है। दरभंगा में ये असर रहा। उसी के बगल में लोकसभा क्षेत्र है समस्तीपुर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सन्नी हजारी चुनावी मैदान में हैं और एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वहां शांभवी चौधरी चुनावी मैदान में है। पासवान और पासी, इन दो जातियों के उम्मीदवार जब चुनावी मैदान में हैं तो ये हवा भी जोर दे रहा था कि कौन किस पर भारी, पासवान पर पासी भारी या पासी पर पासवान भारी। हालांकि चिराग पासवान पासवानों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में। उनके प्रत्याशी के तौर पर जो है शांभवी चौधरी वहां चुनावी मैदान में थी और एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर थी, तो इसका लाभ उन्हें जरूर मिला। आप सभी जानते हैं शांभवी चौधरी किशोर कुणाल की बहू हैं। सयान किशोर ने उनसे अंतरजातीय विवाह किया था और इसका असर ये है कि भूमिहार मतों का भी उनको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और समस्तीपुर में जो लड़ाई है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ भले कांग्रेस और एलजेपी लड़ रहे हों, लेकिन असली लड़ाई यहाँ जनता दल यू के 2 मंत्री भी लड़ रहे हैं, क्योंकि यहीं से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी हैं और महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी हैं। महेश्वर हजारी समस्तीपुर से सांसद भी रहे हैं, इसलिए उनका पकड़ जो है कार्यकर्ताओं पर बना हुआ है और वे इसका असर भी इस चुनाव में दिखा। महेश्वर हजारी चुप्पे चुप्पे पहले तो अपने पुत्र के लिए चुनाव प्रचार में घूमे, फिर बाद में वो खुलेआम भी अपने पुत्र के लिए वोट मांगने लगे हैं और इसका असर ये हुआ है कि समस्तीपुर में सन्नी हजारी पूरी तरह से लड़ाई में सामने हैं। और शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी ये भी वहां पे काफी मेहनत किए हैं। चिराग पासवान ने मेहनत किया। नरेंद्र मोदी की सभा भी समस्तीपुर में हुई और इसका असर आज जब मतदान हो रहा था तब हुआ, जब जातीय गोलबंदी के साथ साथ पार्टी की भी गोलबंदी दिखी और अपने अपने पार्टी के पक्ष में लोगों ने जमकर मतदान किया। समस्तीपुर का जो सियासी जमीन है,
कर्पूरी ठाकुर की जो जमीन है उस पर आज जमकर लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया। तो देखिए समस्तीपुर में लड़ाई जो है वो कांटे की है और एनडीए के प्रत्याशी जो शांभवी चौधरी हैं वे शहरी इलाकों में, समस्तीपुर के शहरी इलाकों में उनका जलवा बरकरार है। हालांकि ग्रामीण कई इलाकों में सन्नी हजारी मजबूती से उनका मुकाबला करते हुए देखे गए हैं, लेकिन शांभवी चौधरी को यहां से एज मिलते हुए दिख रहा है। अब आइए बात करते हैं उजियारपुर की, जहां से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चुनावी मैदान में हैं। लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं उजियारपुर से, तीसरी बार लगातार वो यहां से चुनाव जीतकर केंद्र में जाना चाहते हैं और फिर से वो मंत्री बनना चाहते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय जीतेंगे तो फिर से मंत्री बनेंगे। और यहां से आरजेडी ने आलोक मेहता को चुनावी मैदान में उतारा है। आलोक मेहता भी बड़े नेता हैं आरजेडी के और वे फाउंडर सदस्य हैं, तुलसी प्रसाद मेहता के पुत्र हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक विरासत भी है उजियारपुर में। और इस लिहाज से देखा जाए तो यादव और कुशवाहा यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन आलोक मेहता के पक्ष में जा रहा है। तो यादवों का एक बहुत बड़ा तबका नित्यानंद राय के पक्ष में भी वोट करते हुए देखा गया। इसके अलावे एनडीए समर्थक जितने भी वोट हैं वो नित्यानंद राय के पक्ष में जा रहे थे। हालांकि नित्यानंद राय से भी लोगों में नाराजगी है, क्योंकि 2 बार सांसद रहने के बावजूद उजियारपुर के लिए वैसा विशेष कुछ अलग से काम नहीं हुआ जिसकी कल्पना लोगों ने की थी। और ये माना जा रहा था कि नित्यानंद राय जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा काम उजियारपुर के लिए नहीं किए हैं। लेकिन चुनाव तो है, वो प्रबंधनों का भी एक खेल है। नित्यानंद राय इस मामले में जानकार माने जाते हैं। जब वे हाजीपुर से विधायक के चुनाव लड़ते थे उस समय भी चुनावी प्रबंधन उनका मजबूत रहता था, और उजियारपुर से जब से वे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तब से भी चुनावी प्रबंधन के मामले में वे मास्टर माने जाते हैं। तो देखना है कि उजियारपुर में इस बार क्या होता है, जब नित्यानंद राय का मुकाबला आलोक मेहता से हो रहा है। मतदाताओं ने जमकर वोटिंग किया है। कुशवाहा मतों के साथ साथ जो है यादव मतों का जो गोलबंदी हुआ है तो वो उजियारपुर में आपको दिखा है। यहाँ यादव मत भी बटे हैं और कुशवाहा मत भी बटे हैं। कुर्मी मतों का जो है वो नित्यानंद राय के पक्ष में गया है। सवर्ण और वैश्य समुदाय के साथ साथ अति पिछड़ों का भी वो एक बहुत बड़ा चंक जो है वो नित्यानंद राय के साथ जाते हुए दिखा है। लेकिन आलोक मेहता के पक्ष में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ यादव और कुशवाहा का कॉम्बिनेशन यहाँ काम किया है। और जब ये रिजल्ट आएगा 4 जून को तो पता चलेगा कि उजियारपुर के लोगों ने नित्यानंद राय को हैट्रिक बनाने का मौका दिया या आलोक मेहता पर अपनी पूरी बाजी लगा दी है। अब आइए जरा बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय जो पिछले साल का सबसे बड़ा हॉट सीट था, इस बार वहां चुनावी शोर थोड़ा कम था, क्योंकि बेगूसराय में इस बार गिरिराज सिंह के सामने अवधेश राय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहां चुनावी मैदान में हैं। और जब बेगूसराय में गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में फिर से उतरे हैं तभी से उनको लेकर कई तरह की नाराजगी झेलने को मिल रहा है। गिरिराज सिंह को उनके ही समुदाय के लोग उनका विरोध करते हुए देखे गए थे, लेकिन अंत आते आते उसमें बहुत सुधार हुआ है और एनडीए के वोटर अपने प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद होते हुए दिखे हैं। जबकि अवधेश राय जो हैं उनके जो समर्थक हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, आरजेडी के, कांग्रेस के, ये उनके पक्ष में काफी मजबूती के साथ गोलबंदी दिखाए हैं। इसके अलावे जो मुस्लिम मत है, बेगूसराय का मुस्लिम मत इस बार ये तय करेगा कि आखिर जीत किसकी झोली में जाती है, क्योंकि मुस्लिमों की गोलबंदी साफ साफ अवधेश राय के पक्ष में जाती हुई दिखी। ऐसे में गिरिराज सिंह के पक्ष में अति पिछड़ों का मत भारी संख्या में नहीं आया तो फिर यहाँ मामला गड़बड़ा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बेगूसराय में मोदी मैजिक की जरूरत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का यदि जलवा बेगूसराय में चलेगा तो समझिए कि गिरिराज सिंह जीत जाएंगे, वरना यदि मोदी मैजिक नहीं चला तो बेगूसराय के चुनाव को जीतना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावे आइए यदि बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में भी लड़ाई बड़ी कांटे की है। मुंगेर में लड़ाई कांटे की इसलिए है क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है वो अगरे पिछड़े की हो चली है, और अगरे पिछड़े की लड़ाई में अशोक महतो को कई जगहों पे लाभ हो रहा है, तो कई जगहों पे इसका नुकसान भी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो है वो भूमिहार बहुल है, और अशोक महतो के नाम से जो नाराजगी जो ललन सिंह को लेकर भूमिहारों में था, वो अशोक महतो के नाम से वो खत्म हो रहा है। अशोक महतो के नाम से ही भूमिहार एकजुट होकर ललन सिंह के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं, और अनंत सिंह के बाहर आने के बाद भूमिहारों में एकजुटता हो गई है। आप सबको पता है कि जब से मुंगेर लोकसभा का क्षेत्र बना तब से यहाँ ललन सिंह 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, और वीणा देवी जो है सूरजभान सिंह की पत्नी, वो भी 1 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर 3 बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तीनों बार यहाँ से भूमिहार प्रत्याशी जीते हैं, और इस बार भी भूमिहारों में गोलबंदी है मुंगेर क्षेत्र में। इसके अलावे जो अति पिछड़े वोट है, नीतीश कुमार के जो वोट है, उसमें हालांकि जो अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी के चुनावी मैदान में आने से थोड़ा टूट दिख रहा है, लेकिन वो टूट क्या इतना है कि ललन सिंह चुनावी बाजी में हार जाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। हालांकि गोलबंदी मतदान के समय में दिख रहा था। अनीता देवी के पक्ष में धानुक समाज के लोग भी मत गिराते हुए देखे गए, और कुर्मी समुदाय के भी लोग मत गिराते हुए देखे गए, लेकिन ललन सिंह के पक्ष में भी लोगों की गोलबंदी बढ़ी है। और ऐसी स्थिति में जो मुंगेर का लोकसभा क्षेत्र है, वहां चुनाव बड़ा दिलचस्प है। तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है उसका क्या असर रहेगा ये देखना बाकी है, क्योंकि अंतिम समय में नरेंद्र मोदी भी आकर बिहार में चुनाव के दिन उनका कार्यक्रम था, तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी दिलचस्प थी, बिहार में कितनी लड़ाई दिलचस्प है। इसका जो सारा दारो मदार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरह से टिका हुआ है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।